नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। थोड़ा लेते हैं मार्केट की अपडेट। तो बीटीसी की प्राइस जो है वो 16,829 पे है और इथीरियम है वो भी 1218 पे है। बीएनबी काफ़ी डाउन पे चल रहा है, 246 पे ही है, सोलाना $12 पे है। एक्सआरपी की बात करूँ तो 0.35 पे है। बीसीएच 101 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक्सएमआर ये भी 146.9 पे है। जेक $42 पे है। एनईओ जो है वो भी $6.45 पे है। वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डॉज में भी थोड़ी सी ग्रीनरी है और $0.07 पे रन कर रहा है। तो ये है टोटल मार्केट का कंडीशन। मैटिक थोड़ा सा डाउन पे है, 0.79 पे है। डाइस का भी तकरीबन $43 पे है। बैंड $1.59 पे। लिंक भी $5.9 पे। डॉट पोल्का डॉट तो इसका भी 4.46 पे है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, नाइजीरिया काफ़ी छोटी कंट्री है, लेकिन आपने नाइजीरिया के बारे में सुना होगा, समझा होगा। देखा तो नहीं होगा, लेकिन आपने सुना तो जरूर होगा। तो नाइजीरिया एक ऐसी कंट्री है दोस्तों जिसने क्रिप्टो करेंसी जो बिल ला रही है और क्रिप्टो को लीगल करने जा रही है। तो अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास है, क्या डिफरेंट है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें डिफरेंस ये है कि एक टाइम था, आज से 2 साल पहले, नाइजीरिया जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसने क्रिप्टो को कम्प्लीटली बैन कर दिया था। और क्रिप्टो बैन करने के पीछे जो उनका तर्क बड़ा साफ था कि वो अपना सीबीडीसी लॉन्च करेंगे और वही सीबीडीसी जो है क्रिप्टो करेंसी की तरह से यूज में लाया जाएगा, जो कि बाद में सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन ये सक्सेस समझने और इसकी तैयारी और इसको समझने के लिए तकरीबन 2 साल का वक्त लग गया। अब आज जो सीबीडीसी फेल होने के बाद जो गवर्नमेंट है वो वापस से वहाँ पे उनके जो डिसीजन मेकर है, लॉ मेकर्स है, उन्होंने वापस से ये डिसीजन लिया है कि भाई नाइजीरिया में जो है अब एक लॉ पास करके क्रिप्टो करेंसी जो एक्सचेंज है, जो यूजर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, उनको दे देना चाहिए कि आप हमारे देश में भी, नाइजीरिया में भी आप चाहें तो यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों सरकारों के लिए ये समझने वाली बात ये है कि कोई भी लॉ या कोई भी जो कानून आप पास करते हैं वो ज़बरदस्ती आप इम्पोज तो कर सकते हैं, लेकिन उसको सक्सेस नहीं कर सकते। ये एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है कि सीबीडीसी आपने लॉन्च कर दिया और वो सक्सेस नहीं हुआ। अगर टोटल सीबीडीसी की मैं बात करूँ तो इनका जो सीबीडीसी लॉन्च होने के बाद जो सक्सेस रेशो और जो एडप्शन जो रेशो होता है वो कितना होता है, मामूली सा बढ़त होती है, 0.5% ओनली। आप स्क्रीन पे भी देखिए, द लॉ एल्सो कम्स अ नाइजीरियंस हैव एल्सो शोन लिटिल टू नो इंटरेस्ट इन नाइजीरियल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी द नाइजीरिया विच हैड ओनली ऑब्टेन 0.5% एडॉप्शन रेट इन अक्टूबर 12 मंथ। तो क्या रिजल्ट आया दोस्तों कि मतलब देखिए, सरकारें जो है ना अपने मन मर्जी के मुताबिक कोई भी लॉ इम्पोज करती है, लेकिन उसको पॉपुलर नहीं कर सकती। कि पॉपुलर और जो एडॉप्शन करना है वो तो पब्लिक का काम है, लेकिन जब वो पब्लिक के हित में नहीं है तो पब्लिक उसको यूज कैसे करेगी। यही हाल हुआ है सीबीडीसी का नाइजीरिया में। तो कहीं ना कहीं यहाँ सरकार फेल होने के बाद उनको अकल आई, मतलब इसको देसी भाषा में ये कह सकते हैं कि थूक कर चाट लिया उन्होंने। ठीक है, पहले उनको समझ में नहीं, क्योंकि देखिए फॉरकास्टिंग होना, दूरंदेशी होना, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी देश के लिए। अगर उसके पास फॉरकास्टिंग और दूरंदेशी है तभी कोई भी देश है किसी भी लॉ या कानून या अपने देश को आगे रन करने के लिए वो काफ़ी जल्दी सक्सेस होता है। इस मामले में अगर मैं बात करूँ तो यूएस एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिनके पास लंबी दूर की सोच होती है, जो 100 ईयर्स 50 ईयर्स की सोच रखते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आपका कुछ और हो सकता है, आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं। आपकी सोचने और मेरी सोचने समझने की क्षमता या कैपेसिटी थोड़ा अलग हो सकती है। ये डिफरेंट होना बिल्कुल स्वाभाविक है एज अ ह्यूमन बीइंग। देखिए, मैं किसी को जज करने से पहले उसका पास्ट देखता हूँ कि उस देश ने या उस पॉलिटिशियन ने क्या डिसीजन लिया है जो एक देश के हित में है या वहाँ के जो निवासी है, जनता है, उसके पब्लिक के हित में। मैं किसी भी पॉलिटिशियन को इसलिए देखकर खुश नहीं होता है कि वो काफ़ी अच्छे लच्छेदार बातें करता है और काफ़ी मीठी बातें करता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, घर नहीं चलाना है, ना ही किसी को पटाना है। यहाँ देश चलाना है और देश के हित पे काम करना है। इसके लिए मेरी जो नज़रिया है, मैं उसका पास्ट देखता हूँ कि पास्ट में उसने कितने अच्छे डिसीजन लिए, कितना अच्छा काम किया, जो देश हित में कितना है, उसके हित में कितना है और जो जनता के हित में कितना है, तब मैं जाकर डिसीजन लेता हूँ। जब नाइजीरिया में क्रिप्टो बैन किया गया था 2021 फरवरी मंथ में, उसके बाद वहाँ पे कड़े कानून लाए गए कि कोई भी जो देशवासी है, निवासी है, अगर वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है और वो पकड़े जाता है तो सीधे उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते थे। मतलब इतने हार्ड कानून थे वहाँ पे। अब वो नया लॉ लेकर आ रहे हैं और उस लॉ में इको फ्रेंडली लॉ उन्होंने बनाया है और उसको ये दिया है कि जैसा यूएस में है, इंडिया में है, कि बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है या फिर जो कॉइन्स है वो वहाँ पे अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो आखिर दोस्तों ऐसा
होता क्यों है? देखिए, लैक ऑफ नॉलेज, गवर्नमेंट है ना, वो अगर गवर्नमेंट पब्लिक के हित में नहीं है और गवर्नमेंट एक तरह से अगर रूलर है और चाहती है कि जैसा इंडिया में आपने सुना होगा बार बार जो अपना आरबीआई है वो बार बार अर्ज करता है कि नहीं क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए, क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए। और पहले जो हमारी गवर्नमेंट है सीतारमन का भी काफ़ी टाइम आपने स्पीच में सुना होगा कि क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए, इंडिया में क्रिप्टो की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी आखिर जो मेंटलिटी है वो बनती क्यों है? देखिए, इसके पीछे बड़ी सिंपल सा लॉजिक है। ऐसी मेंटलिटी इसलिए बनती है ना कि जो कुर्सी पे बैठे जो लोग हैं उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, और समझ में कब आती है? जब उसके पीछे काफ़ी लॉस हो जाता है। अब नाइजीरिया जो है बहुत बड़ा एग्जांपल है कि पहले इसने बैन कर दिया 2021 में, हालांकि 2021 में अगर क्रिप्टो का जो रेट और मार्केट देखा जाए तो काफ़ी अच्छा था। बाद में लॉकडाउन के बाद डाउन हुआ, डाउन होने के बाद से फिर अप हुआ था, अप होने के बाद फिर डाउन हुआ। तो वो समय भी बुरा नहीं था, लेकिन आज जो क्रिप्टो की मार्केट है वो काफ़ी नीचे है और इवन एक बॉटम लेवल पकड़ के चली है। लेकिन अभी जो कोरोना का जो एक नया लहर आ रहा है चाइना में, चीन में, आप देख सकते हैं कि कोरोना का एक नया लहर मार्केट को ऊपर उठने नहीं देगा और बहुत कम चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। दोस्तों, समझने वाली बात क्या है इसमें, और क्या है अगर नाइजीरिया फिर से परमिशन दे रहा है और अपना एक लॉ ला रहा है कि भाई वो सारे जो एक्सचेंज है और जो भी कॉइन्स है, बिटकॉइन्स है, सारे जो ट्रेड और एक्सचेंज पे नाइजीरिया में बिजनेस कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पॉजिटिव न्यूज़ दोस्तों ये है कि अगर नाइजीरिया में या एक कंट्री ने अगर इसको लीगलाइज कर दिया और वहाँ पे परमिशन दे दिया तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ लिया जाना चाहिए और लिया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट है कम्युनिटी को। क्या बेनिफिट है कि इसमें जो यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स है, वो बढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि गिरे हालात में 5 से 10 लाख या उससे ज़्यादा यूजर्स तो बढ़ने वाले हैं, तो ओवरऑल वर्ल्ड के लिए और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे, जितने जो इन्वेस्टर जुड़ेंगे, चाहे वो ट्रेडिंग करते हो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, या फिर छोटे स्मॉल स्केल्स के इन्वेस्टर्स हो, तो कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा खासा बेनिफिट होने वाली है टोटल क्रिप्टो मार्केट को। देखिए, जितने लोग जुड़ेंगे, जैसा बिटकॉइन जब ये स्टार्ट हुआ था, बिटकॉइन और ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है, जब ये रन करना शुरू हुआ था तभी कुछ मामूली गिने चुने लोग थे, इतने लोग थे कि आप उनको फिंगर पे काउंट कर सकते। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे कहीं पे डंप हुआ, कहीं पे पंप हुआ, तो इससे लोगों ने जाना, अवेयरनेस फैला कि भाई बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी नाम की भी कोई चीज़ है और इस तरह से वर्क कर रही है, इस तरह से इसमें बेनिफिट हो रहा है, इस तरह से इसमें मार्जिन जो है वो अनलिमिटेड मार्जिन है, और अनलिमिटेड मार्जिन के अलावा उसमें अनलिमिटेड रिस्क भी है। तो देखिए, जहाँ पे जितना ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे उतना ज़्यादा मार्जिन प्रॉफिट तो आपको मिलने वाला है। लेकिन ओवरऑल नाइजीरिया ने ये किया, थोड़ा मतलब कहावत नहीं कि देर आए दुरुस्त आए, तो नाइजीरिया के बारे में कहूँगा कि ये भाई साहब देर आए लेकिन दुरुस्त आए। इनको थोड़ा जल्दी समझ में आ गई कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बिना अब दुनिया नहीं चलने वाली है। तो ये बेनिफिट क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट है, जो एक्सचेंज है, जो इन्वेस्टर है, वो सबको मिलने वाली है। दोस्तों, जाते जाते वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।